देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां, लीडर्स चुनाव प्रचार में भाग दौड़ मेहनत कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। उन राजनीतिक सभाओं में राजनीतिक लोग पहुंच करके, मंच पे पहुंच करके फिर भाषण देते हैं, जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वोट मिले। एपिटाइजर शादियों में सभी लोग जाते हैं, बैंक्वेट हॉल के अंदर, मैरिज हॉल के अंदर, लॉज के अंदर जो शादियां होती हैं, अब चूँकि पहले जैसे शादियां होती थी वैसे नहीं होती। पहले शामियाने वगैरह लगा करके खुद ही लगाते थे, कुर्सी मेज वगैरह लगानी पड़ती थी और वो तमाम बंदोबस्त खुद करने होते थे। अब क्योंकि बड़े बड़े लॉज और बैंक्वेट हॉल मौजूद है, तो वहाँ जब बारात आती है कोई भी, ऐसी शादियों में खाने के अलावा एक अलग से बंदोबस्त रहता है जिसको आम भाषा में नाश्ता कहते हैं, और उसमें गोलगप्पे, दही बड़े, आलू की टिक्की, चाट वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। वो खाना शुरू होने से पहले ये एपिटाइज़र होता है। देश के सबसे बड़े नेता ने अभी एक अपनी सभा में कहा था कि ये जो मेरी 10 साल की सरकार है वो एपिटाइज़र है, और अभी जो असली चीज़ें हैं वो सामने आने वाली हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके, और उन चुनावों में जिस तरह की जानकारियां हासिल हो रही हैं, उसके बाद ये भी एपिटाइज़र है कि साहिब हों या शाह हों, सबकी ज़बान, सबकी भाषा अब दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है और ख़राब होती जाएगी जब तक ये चुनाव चलेंगे। घबराहट नज़र आने लगी है, डर नज़र आने लगा है, बेचैनी बढ़ रही है। एक बयान यहाँ पर हम सुनवा रहे हैं, वो थोड़ा सा आप पहले सुने, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। वीडियो की साउंड थोड़ी स्लो है। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो जो हक बाप। तो अब साहिब का जो फोकस है, विकास, 2 करोड़ नौकरी, स्मार्ट सिटी, आदर्श ग्राम, व्यापारियों को पेंशन, महिला सुरक्षा, जो 2014 में बातें कही थी उससे बहुत दूर अपनी असली ट्रैक पर आ चुका है। जिन मुद्दों पर उनको वोट चाहिए होता है उन मुद्दों पर वो आ चुके हैं। नफरत, सांप्रदायिकता, समाज का बंटवारा, ओछी बातें, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा।
बहुत मुमकिन है कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई नेता मंच से खड़े होकर के ऐसी भी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, तेरी माँ की, तेरी बहन की, इसकी माँ की, उसकी बहन की वाली। गालियों का इस्तेमाल हमारे समाज में बहुत होता है। छोटे बच्चे गालियाँ बकते हैं, बड़े लोग गालियाँ बकते हैं, बुजुर्ग गालियाँ बकते हैं, अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के सामने गालियाँ बकते हैं। ऐसा आप कहीं भी देख सकते हैं। सभ्य समाज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी बातें वो फिर एक आम भाषा में तब्दील हो जाती हैं। बहुत सारी फैमिली आपको ऐसी मिलेंगी, शहरों के अंदर ही मिलेंगी, जहाँ बाप बेटे के सामने गालियाँ बक रहा होता है, बेटा बाप के सामने, और उसे कोई बुरा भी नहीं समझते हैं। घर में अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं, बेटियाँ होती हैं, बहुएँ होती हैं, बच्चे होते हैं, और लोग गालियाँ बकते हैं। तो चुनावी सभाओं से अगर किसी दिन किसी को ये गालियाँ आपको सुनने को मिल जाएं किसी नेता की ज़बान से, तो असंभव नहीं है। हार का डर बहुत होता है इंसान के अंदर, हर इंसान डरता है हारने से। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो कहती है कि आप हारें या जीतें इसकी फ़िक्र न करें, आप अपना खेल खेलें, उसूलों के साथ खेलें। लेकिन जो राजनीति है उसमें किसी तरह की स्पिरिट नहीं हुआ करती। वहाँ सिर्फ एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, सत्ता प्राप्ति की चाह होती है। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद, तो चुनाव आयोग इस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। शरद पवार देश के वरिष्ठतम पॉलिटिशियन है इस वक्त। उनका कहना है कि देश के अंदर, भारत के अंदर एक पुतिन का उदय हो रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राजनीतिक हलकों से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं सामने। जाहिर सी बात है जब इस तरह की बात होगी कि कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासियों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है, आपके पास मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ है आप कहिए। अभी एक दिन पहले भाषण दिया बांसवाड़ा राजस्थान में, वहाँ मुसलमानों को घुसपैठ किया और जो कुछ कह सकते थे वो कहा। ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान। खुद के 6 भाई बहन हैं, अपनी औलाद पैदा नहीं हुई वो एक अलग बात है। खुद 6 भाई बहन हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो 7 भाई बहन हैं। नीतीश कुमार वो 5-7 भाई बहन हैं। पहले के वक्त में फैमिलियों का इसी तरह से हुआ करता था, बड़ी फैमिलियाँ होती थी। आप 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आइए, सरकार चला रही थी, आप 10 साल हुकूमत में थे, आपको 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए थी। कानून बना देना चाहिए था सबके लिए कि सिर्फ 1 बच्चा आप परिवार नियोजन करें और 1 बच्चा आप पैदा कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि हिंदू समाज की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया होगी या किस समाज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी। जो हालात 10 साल में पैदा बने हैं उसमें तो इंसान 1 बच्चा पैदा करने की भी हालत में नहीं रहा है। शादी ब्याह करने की
हैसियत में नहीं रहा है वो, अच्छे तो बात की बात है। एक शख्स, सिर्फ अकेला शख्स भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता आज की डेट में, जो हालात 10 साल के अंदर बनाए। अब सत्ता के लिए आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग के ऊपर निजी तौर पर मुझे किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। ईवीएम के ऊपर निजी तौर पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। वो देश की अदालत नहीं है जिसके बारे में हम कोई बात न कह सकें। अदालतों का मान सम्मान होता है, किसी जस्टिस का मान सम्मान होता है। पर्टिकुलर अदालत के ऊपर और जस्टिस के ऊपर आप नहीं कोई सवाल उठा सकते हैं। अदालत से आए हुए फैसले के ऊपर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि ये हमें स्वीकार है या नहीं है, सही फैसला है या नहीं है। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसके ऊपर निजी तौर पर, जैसा मैंने कहा, मुझे भरोसा नहीं है। जो भाषण दिए गए हैं वो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस पर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति शिकायत करता न करता इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन को खुद ही नोटिस दे देना चाहिए था, तलब कर लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी की तरह व्यवहार कर रहा है, जैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो। एनडीए खुद इलेक्शन कमीशन ही हो, तो आप अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करके चुनाव में ही आ जाते सीधे सीधे। पूरी हर तरह की गाइडलाइन मौजूद है। संविधान निर्माताओं ने जब देश के अंदर चीज़ें आज़ादी के बाद हुई तो बहुत सोच विचार करके तमाम चीज़ों को तैयार किया था। इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह का होगा वो तमाम चीज़ें उसमें लिखा पढ़ी में मौजूद है, और वो सबके लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं। कोई भी उससे हट करके अगर बात करता है, काम करता है, तो उसको सवाल किए जाए, पाबंद किए जाए, जुर्माना किया जाए और उसके चुनाव पर रोक लगा दी जाए। ये ताकत चुनाव आयोग के पास है। लेकिन एक आंख पूरी तरह बंद है। एक लाला भी ये बाबा है, वो उसकी भी एक आंख जो है वो गड़बड़ है। एक ही आंख से सबको देखता था। हजारों करोड़ रुपए का कारोबार उसने अवैध तरीके से खड़ा कर दिया। फर्जी विज्ञापन देना शुरू कर दिया, टेलीविजन में विज्ञापन आया करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा साहब ने फिर दलित, पिछड़ों उनके और मामले में सुनवाई थी। आज फिर फटकार लगी है लाला को। जो विज्ञापन उन्होंने अखबार में दिए थे, क्योंकि अभी तक माफ़ीनामा लेकर के पहुंचते थे, और वो माफ़ीनामा उनका कोर्ट के अंदर स्वीकार नहीं हो रहा था। कोर्ट ने कहा था कि जो माफ़ीनामा है उसको आप अखबारों में छपवाइए, तो वो बहुत छोटा छोटा उन्होंने अखबारों में पब्लिश कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना बड़ा तुम्हारा, पढ़ के ही सुना देते हैं उसे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह माफ़ीनामा उतना बड़ा तो है नहीं जितने आपके विज्ञापन छपते हैं, तो अब दोबारा से बाबा रामदेव को माफ़ीनामा बड़ी जगह पर अखबारों में छपवाना पड़ सकता है। और 30 अप्रैल तारीख उसमें लगाई गई है जब फिर से बाबा की पेशी होगी, लाला की पेशी होगी। अब ये लाला जो है 100 बार सोचेगा गड़बड़ी करने से पहले। जब कानून का डंडा रखा होता है, कानून के हिसाब से काम होता है, तो चीज़ें बैलेंस रहती हैं, सही चलती हैं, मनमानी नहीं कर पाते हैं कोई। शरद पवार कह रहे हैं कि भारत में मोदी के रूप में एक नया पुतिन पैदा हो रहा है। जो 10 साल का एपेटाइजर जनता ने देखा है वो बड़ा खौफनाक है। एक फिल्म थी जादूगर, अमरीश पुरी के हाथ में वो डंडा देखा होगा आपने, उसी तरह का एक डंडा संगोल, पता नहीं कहाँ से खोज हुई इसकी, क्या उसका इतिहास है। अब जो भाषा गड़बड़ हो रही है और पूरी तरह से ये निम्न स्तर पर पहुंचती जा रही है, वो खौफ है इस बात का कि सत्ता जाने के बाद क्या होगा हमारे साथ। जो PSU पब्लिक की यूनिट्स बेची गई हैं अडानी को और दूसरे कारोबारियों को, नई सरकार उनको वापस ले लेगी। जो एग्रीमेंट्स हुए वो रद्द होंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि जो पैसा अडानी के पास है वो पैसा असल में मोदी का है, जो कारोबार अडानी करता है वो कारोबार मोदी का कारोबार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया था कि फर्जी कंपनियां बना करके अडानी कारोबार करता है, मैनिपुलेशन करता है, शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट करता है, कम कीमत के जो शेयर्स हैं उनको उनके रेट्स बढ़ा करके महंगे रेट्स में बेचता है। अडानी के दोनों भाई दुबई और मॉरिशस और दूसरी जगहों पर UAE और अफ्रीका के देशों में बैठ करके फर्जी कंपनियां चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच की जिम्मेदारी SBI को दे दी। उस SBI को जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, तो उसने कहा था हमको 3 महीने का वक्त दे दें, यानी पूरा चुनाव का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की तो उनको तत्काल में सारी जानकारियाँ देनी पड़ी और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी चीज़ें थी वो सामने आई। अभी पूरी तरह से तफसील सामने नहीं आई है। 2000 करोड़ से ज़्यादा के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है, ऐसा जानकारियाँ हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियाँ सामने आने के बाद मालूम हुआ कि किस तरह से जनता के साथ धोखा हुआ है और किस किस से पैसा लिया गया है। मांस बेचने वाली कंपनियों से आप चंदा ले रहे हैं, मांस खाएंगे नहीं, फ़ायदा उठाएंगे, मुनाफा लेंगे, वसूली करेंगे उनसे। दवा कंपनियों से आप पैसा ले रहे हैं 500-500 करोड़ रुपए। दवा कंपनियों के लाइसेंस, उनके क्वालिटी के
सर्टिफिकेट्स लटका के रखे जा रहे हैं और चंदा लेने के बाद वो सर्टिफिकेट्स उनको जारी कर दिए जाते हैं। दवा की क्वालिटी कोई पता नहीं वो सही है या गलत है। जब ये तमाम चीज़ें आई सामने तो लोग एकदम इंसान है, समझते हैं। अब ये तमाम खौफ हैं कि सरकार जब चली जाएगी तो क्या होगा। साहेब अभी नागपुर में रुके थे, एक रात वहाँ बिताई। कोशिश थी कि किसी तरह से केसरिया विलायती से मुलाकात हो जाए, नहीं हुई। बता दें कि नागपुर की सीट फंस गई है। वहाँ से एक बहुत बड़े लीडर सत्ताधारी पार्टी के वो चुनाव में है, चुनाव वहाँ हो चुका है और सीट फंस गई है। ये छटपटाहट है जो जानकारियाँ हासिल हो रही हैं उनको। नागपुर पहुँचने पर भी उनके गार्जियन उनसे नहीं मिलते। ये जानकारी भी आपको बता दें, ऑफिशियल जानकारी समझें आप इसको, कि 2014 में सरकार बनने के बाद से आज की डेट तक संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक मुलाकात हुई है 2014 में मध्य प्रदेश भवन दिल्ली के अंदर, एमपी हाउस के अंदर। उसके बाद दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई है कभी भी। एक मुलाकात और हुई उनकी, वो सामान्य मुलाकात थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ और जिस भवन के अंदर पूजा पाठ होनी थी, तो वहाँ चौकियाँ लोगों के बैठने के लिए होती हैं। चौकियाँ ये घरों में भी होती थी, महिलाएं इस्तेमाल करती थी घरों का काम करने के लिए। छोटी छोटी चौकी बैठने के लिए, अब से बैठने में आसानी हो जाती है, वो बनवाई गई थी। सिर्फ एक चौकी ऊंची थी, बाकी सब नहीं थी। तो वहाँ साहिब ने भागवत को नीचे वाली चौकी पर बैठाया, संदेश देने की कोशिश की कि वहीं बैठो जहाँ हम बैठाएंगे, वहीं बैठना पड़ेगा जहाँ हम बैठाएंगे। नागपुर वालों से भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। हर तरफ से दबाव है, जनता साथ नहीं दे रही है। 2019 और 2014 और 2019 वाला किसी तरह का कोई माहौल है नहीं। संविधान को बदलने की बात खुद सत्ताधारी पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता जो वर्तमान में सांसद हैं और पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कही है। मेरठ से भगवान राम की का चरित्र करने वाले रामायण सीरियल के नायक अरुण गोविल ने अपनी बयान में कहा, अयोध्या से बीजेपी के वर्तमान सांसद और मौजूदा प्रत्याशी, उनका वीडियो वायरल हुआ, टेलीविजन पर मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है। अब उल्टा हमला बोला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी संविधान को बदलना चाहती है।
आपकी पार्टी के लोग 400 पार का वोट मांग रहे हैं, इसलिए कि संविधान बदलना है। अब यह बात जनता में पहुंच चुकी है कि संविधान को कौन बदलना चाहता है। विपक्षी पार्टी का हर लीडर कह रहा है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। एक भाषण में अभी शाह साहब ने कहा 4-5 दिन पहले कि हम किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी को संविधान में बदलाव नहीं करने देंगे, संविधान को ख़त्म नहीं करने देंगे। तो कांग्रेस संविधान कैसे ख़त्म करेगी? समाजवादी पार्टी संविधान क्यों ख़त्म करेगी? टीएमसी संविधान क्यों ख़त्म करेगी? आम आदमी पार्टी संविधान क्यों ख़त्म करेगी? जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, बहुजन समाज पार्टी संविधान को क्यों ख़त्म करेगी? जिनकी आइडियोलॉजी संविधान है, वो संविधान को ख़त्म करने की सोच कैसे सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। ख़त्म जो करना चाहते हैं वो आप हैं और आपके बारे में सबको जानकारी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर देखने को मिल रही है। खुद जो संविधान को बदलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है और हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। कांग्रेस पार्टी SC ST आदिवासियों का संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है आरक्षण का, वो कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। आपने तो आरक्षण ख़त्म ही कर दिया सर, नौकरियां हैं कहाँ? आप किसको आरक्षण दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की 5 साल की 3.5 साल की सरकार जो सेकंड टेन्योर थी, उसमें जो जानकारी है शायद 37 या 12 नौकरियां, सरकारी नौकरियां वहाँ दी गई। 100 भी नौकरियां नहीं थी। 3.5 साल तकरीबन सरकार थी वो। तो गवर्नमेंट की जॉब्स तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी है ही नहीं जॉब। जब गवर्नमेंट की जॉब नहीं है तो संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है वो तो उसका कोई अग्निवीर आप भर्ती कर रहे हैं। तो तमाम जो काम आप कर चुके हैं गलत काम, वो सामने आ रहे हैं लोगों के, जनता को जानकारी है। अब आप भटकाने की, बरगलाने की, झूठ बोल करके, गाली दे करके जो भी करना है करिए। आप मुसलमानों के खिलाफ इतना नफरत आपके अंदर है तो आपको 10 साल में कानून बना देना चाहिए था कि मुसलमानों को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पूरी मेजॉरिटी थी आपके पास, आपको कहना चाहिए था कि इनके वोट का अधिकार ख़त्म कर रहे हैं, 3rd क्लास इनको सिटीजन बना रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई जॉब में इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, कहीं कोई शिक्षा का इनका अधिकार नहीं होगा। आपको करना चाहिए था। CA NRC लेकर के आया, आपको लागू करना चाहिए था वो।